जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो आज मॉक टेस्ट नंबर 10 है भाई आपका, इसलिए पहले मैं ही शुरू करा रहा हूँ। देखो भाई, बहुत बच्चों को डाउट रहता है सर क्या करे क्या ना करे, लास्ट टाइम पे है। मैं सच बताऊं, अगर आपने 10 मॉक टेस्ट अच्छे से किए होगे ना, तो रागा में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। हालांकि इससे पहले अक्षय सर ने भी टॉपिक वाइज पढ़ाया है, मैंने भी 23 मॉक टेस्ट आपको कराए हैं। लेकिन अगर आप कहोगे सर रिवीजन किसका करे, क्योंकि पढ़ी तो आपने वो चीजें भी है, लेकिन सर लास्ट में सारा रिवीजन तो हो नहीं सकता, तो भाई रिवीजन इन्हीं का कर लेना। अगर लास्ट टाइम रिवीजन की बात आती है तो वो छोड़ देना, ये रिवीजन कर लेना। क्योंकि भगवान ने चाही तो सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, उनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतनी मेहनत हमने यहाँ पे की है, एक एक क्वेश्चन बहुत सोच समझ के हर सेट में चुन चुन के रखा है, और सारा यहीं से बन जाएगा। बाकी देखो, उस दिन का जो दिन है वो भी मैटर करेगा। कभी कभार जो चीज आती है वो भी नहीं होती, हमसे गलत हो जाती है। तो बस आपको यही भगवान से अब तो जो है आप रिक्वेस्ट करो या प्रार्थना करो कि बस भगवान वो दिन अच्छा रहे, और मेहनत से दो, शिद्दत से दो, जीत आपकी होगी। बिल्कुल 100% जीत आपकी होगी। आपने मेहनत की है तो जीत आपकी होगी, 100% होगी। और हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र होकर आपको पेपर देने जाना है। और कल जो है मेरी मैराथन रहेगी, तो उसमें मैं फुल रिवीजन कराऊंगा। यानी हो सकता है कुछ चैप्टर आप पढ़ ना पाए हो या रिवाइज ना कर पा रहे हो, तो वो मेरे साथ साथ लगाना तुम। अगर मेरे साथ साथ तुम लगाओगे तो तुम्हारा इतना बेहतरीन हो जाएगा रीजनिंग और मैथ का रिवीजन, कि तुम बहुत स्पीड में क्वेश्चन करोगे वहां। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फिगर बनाना पड़ेगा फैमिली ट्री। ए प्लस बी, लेकिन बी ए बी बी ए बी बी ए। तो मतलब ये है ए बी दिया लेकिन रिश्ता उल्टा कर दिया, तो फैमिली ट्री बनाएंगे तो उल्टी तरफ से पढ़ेंगे। एट द रेट का मतलब तीसरे नंबर पे रखा है भाई, तो ए को भाई नहीं बोलेंगे, बी को भाई बोलेंगे, उल्टा पढ़ो। बी भाई है ए का, बी भाई है ए का। हैज का मतलब दिया है सेकंड पे बहन, उल्टा पढ़ो, सी बहन है बी की, तो सी बहन है बी की। प्लस का मतलब है पिता, उल्टा पढ़ो, डी पिता है सी का, तो डी पिता है सी का। और प्लस का मतलब फिर पिता, उल्टा पढ़ो, ई पिता है डी का, ई पिता है डी का। उन्हें कहा ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ई क्या लगेगा ए का, तो ए का क्या लगेगा, दादाजी लगेंगे, पिता के पिता। ठीक है, दादाजी है नहीं, फादर्स फादर हो जाएगा। ये देखो, इसमें उसने कहा कुछ बिल्लियां बकरी है, यानी सम कैट्स आर गोट्स, तो सम कैट्स आर गोट्स। और ऑल गोट्स आर काउज, ऑल गोट्स आर काउज। पहला ऑल काउ आर गोट, वो कहता है ऑल काउ, ऑल काउ आर गोट, सारा का सारा काउ गोट है, नहीं सारा नहीं है, कुछ है। सम कैट आर काउ, कुछ जो है काउ है, हाँ जी आपस में काट रहे, ठीक है, केवल दूसरा सही होगा, ओनली 2। आ जाओ। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी वृत्ताकार मेज पर, मेज के चारों केंद्र के तरफ चेहरा करके बैठे हैं, फेसिंग द सेंटर। 6 है, 6 वाला इजी होता है, इसको एक बार में ही कर लेना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि 6 वाला इजी होता है, 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। उसने कहा है आर, हाँ एस टी के बाएं तीसरे स्थान पर है, टी के पहले टी को बैठा लो, टी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर एस को बैठा दो। आर टी और यू के बीच में नहीं है, इसको भी छोड़ दो क्योंकि ठोस जानकारी नहीं मिल रही है। एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, छोड़ दो, या ले लो एस आर का पड़ोसी नहीं है, एस आर का पड़ोसी नहीं है, तो आर यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, या तो आर यहां होगा या फिर आर यहां होगा, पड़ोस में नहीं होगा एस के। क्यू टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू जो है टी के राइट में दूसरे पर है, तो टी का राइट इधर पड़ेगा, तो क्यू दूसरे पर इधर हुआ। और यू टी के बाएं दूसरे पर है, तो टी का बायां इधर पड़ा और दूसरे पर यू इधर हुआ। अब उसने कहा था एस जो है ये वाली लाइन में एस आर का निकटतम, सॉरी एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये तो हो गई, ये रह गई थी एक लाइन। आर टी और यू के बीच में नहीं है, आर टी और यू के बीच में नहीं होना चाहिए, इसको यहां से काट दो, वहीं होगा ये, बचा कौन, पी, ये हुआ पी। उन्हें कहा यू और क्यू के बीच में कौन है, यू और क्यू के बीच में एस, आंसर। ये देखो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, 2 10 84, बहुत बेहतरीन है, दिमाग में बहुत कम आएगा बच्चों के। गुणा तो है नहीं क्योंकि यहां 5 जा और यहां पूरा 8 जा नहीं, 8 जा से भी ज्यादा है, गुणा तो है नहीं। अब अगर क्यूब वगैरह देखो, क्योंकि देखो नंबर बहुत बड़ा है एकदम, 2 2 से 10, 10 से 84, 84 से एकदम 1000 में आंसर है, तो क्यूब का केस बन सकता है। अगर मैं क्यूब बनाऊं, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3 तो 30 होता है, लेकिन ये 81 के नजदीक है, तो 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। अब रूल बदलना पड़ेगा, यहां क्यूब था, यहां पावर 4 है, तो यहां लेनी पड़ेगी पावर 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, क्यूब प्लस 2, पावर 4 प्लस 3, पावर 5, 4 की पावर 5 प्लस 4। तो जिस नंबर का स्क्वायर वही ऐड हुआ, जिसका क्यूब वही ऐड हुआ, पावर 4 वही ऐड हुआ, जिसकी पावर 5 वही पे ऐड हुआ। 4 की पावर 5 बार,
4 चौक 16 चौक 64, 64 चौक 256, 256 चौक 250 चौक 1000 और 6 चौक 24 1024 और 4 1028। चलिए अब इसको देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें मिस है क्योंकि वो बिल्कुल गलत क्वेश्चन आ गया था, तो इसलिए मैंने हटा दिया। 16 से 120 है, 16 से 120 कटता है क्या भाई? अगर कटता है तो कितनी बार में कटता है वो देखो। 22 से कटता है क्या? 22 एकम 22, 1 और 1 11, ठीक है। अगर 22 से इसको काटू, 22 एकम 22 बचा 1 और 1 11, 1 और 1 11 कटा नहीं, 0, 11 कटा आधी बार, 10.5 बार कट गया। 16 से काटू, 16 एकम 16 तो होगा नहीं, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 सिक्का 96, 16 सत्ते 112, 8 और 0, 8 और 0 16 पंजे 80, 7.5 बार कटा। ये थोड़ा कांड सा कर दिया इसने, ये 7.5 बार काटा, 7.5 का 2 गुना 15 और 10.5 का 2 गुना 21। एक काम करो फिर आप, ये अगर पॉइंट में कट रहे आप इसका आधा ले लो, इसका आधा कितना होगा 8, और 8 से कितनी बार कटा 15 बार, 15 8 120, इसका आधा कितना हुआ 11, 11 से कितनी बार कटा भाई 11 दूनी 22 और 1 1 21, 11 एकम 11 21। अब एक बात बताओ, इसमें गुणा हुई 15 की, यानी 16 से 1 कम 15 की, यहां गुणा हुई 21 की, 22 से 1 कम 21 की, तो इसका मतलब यहां पहले तो बटे 2 करो 9 और गुणा 1 कम 17 की करो, तो 17 निम्मा 153। बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। क्रिकेट का संबंध एलबीडब्ल्यू से है, उसी प्रकार शतरंज, शतरंज का ड्यूस, हिट विकेट, चेकमेट, बैक स्ट्रोक। भाई देखो बैक स्ट्रोक तो किससे होता है? तैराकी से, और हिट विकेट क्रिकेट से। चेकमेट सबको पता ही होगा, ड्यूस का अगर तुम्हें नहीं भी पता तो चेकमेट का तो सबको पता होगा। यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मई 2015। देखो यहां बात मार्च की है, यहां मई की है, अलग अलग डेटा है, अलग अलग महीने, अलग अलग ईयर है, तो फॉर्मूला लगाओ। 21 को 7 से काटा कितना आया 0। मार्च का कोड क्या होता है 144 में बताया था, 144 में 4। 2000 का कोड भी बताया था आपको, 2000 का क्या होगा माइनस का 6। क्या क्या बताए थे मैंने, कोड किस तरीके से बताए थे आपके याद होगे, ठीक है। आपको बताए थे 6 4 2 0 कि जो लीप सेंचुरी होगी उसका 6 होगा, फिर उसका अगला 4, फिर 2, फिर 0, तो लीप सेंचुरी है तो कितना होगा 6। अब जो 7 है, 7 का मैंने बताया था कैसे लिखना है, 7 साल है तो 7 तो ऐसे ही लिख दो। इन 7 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा, एक बार लीप ईयर आएगा, उसको अलग लिख दो, यही बताया था। अब इसको 7 से काटो, तो 7 से काटोगे जब आप, तो 7 से ये 7 कटा, 6 और 1 7 कटा, बचा 4। 4 का मतलब होता है संडे से शुरू करो, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो क्या होता है वेंसडे, यानी रियल आ गया रियल। अब वैसे मैं देखूं तो मेरे हिसाब से भी दिन बुधवार होगा, और क्वेश्चन वाले ने भी बुधवार दिया, मतलब रियल ही डे दिया है, सच में जो उस दिन है वो ही क्वेश्चन वाले ने दिया है, तो यहां भी रियल वाला ही निकाल दो। 7 21 4। मई का कोड क्या होगा, अप्रैल मई जून वाले में होगा 5 का स्क्वायर 025, तो 2 आएगा। 2000 का कोड 6 होगा, 15 का मतलब 15 साल, और 15 में कितने लीप ईयर 3 लीप ईयर। 7 से काटो, तो जब 7 से काटोगे तो 15 और 3 कितना हो गया 15, और 4 ले लो, 15 और 4 19 2 21, 15 और 4 19 2 21, पूरा कट गया। 6 और 3 9, तो बचा कितना, 6 और 3 9, बचा 2, और 2 का मतलब होता है संडे के बाद मंडे, तो आंसर मंडे होगा, ठीक है। ये कोड वाला पूरा मैंने प्रोसीजर समझाया है, जो मेरे पुराने 23 लेक्चर है उसमें समझाया है, तो हो सकता है तो ये देख लेना वहां जाके एक बार, क्योंकि अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, 1 घंटा लग जाएगा। तो ये आंसर हुआ। निम्नलिखित आरेख में षटभुज का अर्थ इंजीनियर है, वर्त का संगीत प्रेमी, आयत का सब दे दिया। सीधा क्वेश्चन देखो पूछा क्या है, विभिन्न खंडों में दी गई संख्या है, उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या, ये भी छोड़ो, ये रहा। कितने मॉर्निंग वॉकर्स संगीत प्रेमी है, पहले मॉर्निंग वॉकर्स को पकड़ो। मॉर्निंग वॉकर्स ये रहे आयत, तो मॉर्निंग वॉकर्स है आयत वाला पोर्शन ये, तो मॉर्निंग वॉकर्स हुए ये आयत वाले, जो भी इसके अंदर है वो सारे मॉर्निंग वॉकर्स है। लेकिन उसने साथ में कहा है संगीत प्रेमी भी होनी चाहिए, यानी ये व्रत के अंदर भी होने चाहिए। तो इनमें से व्रत के अंदर कौन कौन है, इनमें से व्रत के अंदर कौन कौन है भाई, मॉर्निंग वॉकर्स में से 35 और 41। साथ में वो कहता है इंजीनियर ना हो, यानी षटभुज के अंदर ना हो, तो इन 40 को हटा दो क्योंकि ये इंजीनियर है, तो बचे ये 35 आंसर। देखो एक पंक्ति में रूपाली बाएं से, तो रूपाली का दिया है बाएं से 13वें स्थान पर है, इधर से 13वें पर हो गई रूपाली, और नीलम दाएं से 18वें पर है, नीलम इधर से हो गई 18 पर। चलो अच्छा, यदि वे अपना स्थान आपस में बदल देते हैं तो रूपाली बाएं से 21 हो जाती है। अगर वे स्थान आपस में बदल दे तो रूपाली अब जो है बाएं से ही 21 हो जाती है, इधर से 21 हो जाती है।
हो गई। अब एक बात बताओ, नीलम के इधर कितने बंदे थे? 17, 17 इधर थे। अब रूपाली इधर से 21 है और 17 हुए ये, तो टोटल कितने हो गए? 21 और 17 38 हो गए टोटल। टोटल तो 38 हो गए। लेकिन बात उसने टोटल नहीं पूछा, उसने पूछा दाएं से नीलम का स्थान बताओ। अब नीलम कहां आ चुकी है? क्योंकि रूपाली तो यहां गई थी और नीलम यहां गई थी, नीलम तो इधर आ गई है। और नीलम का स्थान भी किधर से पूछा है? दाई तरफ से पूछा है। दाई तरफ यानी इधर से पूछा है, इस साइड से पूछा है। अब अगर इस साइड से नीलम का स्थान पूछा है तो यहां से यहां तक का डेटा बताना है आपको। एक बात बताओ, यहां 13 है, रूपाली अभी 13 पे और यहां 21 पे है, तो 13 से 21 जाने में कितना बढ़ा? 13 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7, यानी यहां से यहां इनके बीच में 7 लोग हैं। कितने हैं? 7। अब आपको नीलम की बतानी है, तो नीलम की कितनी हो जाएगी? 17 का तो ये हुआ, 17 नंबर पे तो ये बैठे हैं यहां। 17 के बाद 7 हो गए बीच में, 17 और 7 कितना हुआ? 24। 25वें पर है, तो किस पर है? 25वें पर। ये तो हो गया डिटेल, इसको अच्छे से कर लेना। या फिर डिटेल नहीं करना तो टोटल कैसे निकलता है? टोटल निकलता है, एक की तो न्यू पोजीशन देगा, न्यू पोजीशन, प्लस दूसरे की लेंगे ओल्ड पोजीशन, ओल्ड पोजीशन, न्यू पोजीशन ऑफ फर्स्ट जिसकी भी दी, ओल्ड पोजीशन लेंगे सेकंड की, और माइनस हो जाएगा 1। ये तो टोटल निकलता है। और जो नई पोजीशन पूछेगा सेकंड की न्यू पोजीशन पूछेगा, तो फिर आएगा न्यू पोजीशन ऑफ फर्स्ट, न्यू पोजीशन ऑफ फर्स्ट, जो भी फर्स्ट की नई पोजीशन दी जैसे 21, ठीक है। और प्लस में जो आ जाता है, प्लस में आता है डिफरेंस, जो भी डिफरेंस दिया है। तो यहां पे 13 और 18 का जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड पोजीशन ऑफ बोथ, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड पोजीशन ऑफ बोथ। तो न्यू पोजीशन रूपाली की थी 21 और डिफरेंस आ जाएगा दोनों की पुरानी, तो दोनों की पुरानी 13 और 18 का अंतर कितना आएगा? 18 में से 13 गया कितना? 5, तो कितना आएगा? 26। तो कहीं डिटेल में हमने कुछ गलती की? चलो एक बार देख लेते हैं। अब ये 13 पर है, 13 से ये 21 हुई, तो 13 से 21 पे गई, तो 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 का अंतर कितना आएगा? क्योंकि ये यहां से अभी 21वें स्थान पे बैठी है 13, तो कितने बीच में कितने हुए? 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि बीच में तो 7 ही हुए। अब अगर मैं टोटल पोजीशन देखूं तो ये इधर से कितने पर? 18 पर थी। 18 में 7 जोड़ा 25 और एक 26, ये गड़बड़ हो गई हमारी, क्योंकि यहां से जो मेरा आंसर जाएगा, फिर देखो इधर से ये 17 ले लिया हमने, जबकि ये यहां तक 18 थी। तो नीलम यहां तक 18 के बाद 7 ये हुए बीच में 25, अब नीलम यहां बैठी है 26वें पर, तो क्या आएगा आंसर? 26 आएगा। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ध्यान रखना, दोनों केस आ गया तो शॉर्ट ट्रिक से तुरंत सही होगा, और डिटेल में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। संख्या ये दी है, प्रत्येक अंक को दाएं से बाएं आरोही क्रम में लिखा जाता है। किधर से? दाएं से बाएं, दाएं यानी इधर से, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। तो यहां सबसे छोटा 2, फिर उससे बड़ा 4, सॉरी 3, 2, 3 भी है यहां, 3, 3 के बाद 4, 5 है नहीं, 6, 7 और 8, 9, 8, 9 लिख दिया। अच्छा पहले क्या थे? पहले थे 7, 6, 3, 9 और 4, 8, 2। अब वो कहता है मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है? 7 बदल गया, 6 भी बदल गया, 3 भी बदल गया, 9 भी, सिर्फ 4 की और 2 की, ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित है। ये देखो फिगर सीरीज का है, एरो 90 घुमा मेरी तरफ, फिर 90 नीचे, फिर 90 इधर आएगा एरो, इधर एरो देखो तो इसमें नहीं है बस, ठीक है। ये देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3, अब 4 के अंदर आएगा। कितनों के अंदर आएगा? 4 के अंदर। अब देखो पंगा यहां कर दिया इसने खड़ा, अब यहां पे इसने देखो ऑलरेडी डॉट तो दिया है, डॉट तो उसने ऑलरेडी, हाँ ये तो कोई ये इसमें मिसप्रिंट है, ये इसको क्वेश्चन ये देना चाहिए बस, ये पतंग नहीं लगानी चाहिए, बस इतना देना चाहिए। अब ये सही है, अब इसका आंसर सही दे सकते हो, 1, 2, 3, अब आएगी 4। अब 4 पत्ती तो किसमें है? इसमें है और इसमें है, ये भी गलत। अब डॉट देख लो, डॉट यहां था, फिर एंटी क्लॉक अगली पे, फिर अगली, यहां आएगा डॉट, यहां आएगा डॉट, तो कौन होगा? आपका सी होगा। अगर ये पतंग ऑलरेडी दे दी ना उसने, पतंग के अंदर तो 3 ही लाइन आएगी, फिर आंसर हो जाएगा बी पतंग के अंदर, क्योंकि 4 आनी थी ना पतंग, 3 के बाद 4 पतंग आनी थी, 1 ऑलरेडी है तो 3 आएगी, फिर आंसर ये हो जाता। तो ऐसा नहीं देगा वो, ये ऐसे देगा। ये देखो इसको इसने क्या किया, 90 डिग्री घुमाया ऊपर, फिर 90 घुमाया, फिर 90 घुमा देगा तो एरो नीचे इधर आ जाएगा, डॉट ऊपर, तो आंसर डी। चलो इसको देखो, स्टार अगर आप ध्यान से देखो इसमें,
बीच में तो सब में डॉट है, चलो छोड़ो। अब आप इसमें देखो, ये जो है कोरोना का सिंबल अगले कोने पे गया, फिर एक छोड़ के यहां गया। अच्छा, सर्कल जो है इसका मतलब ये ट्रायंगल फिक्स है, यहां ट्रायंगल हट नहीं रहा, बोला मुझे तो छेड़ ही मत देना। अब इसके ऊपर कोई कूदेगा, जो भी कूदेगा। अब देखो सर्कल तो यहां आएगा और ये स्क्वायर छलांग लगा के यहां जाएगा, तो सर्कल यहां, स्क्वायर यहां, तो सर्कल स्क्वायर आंसर। ये देखो इसमें नीचे वाली लाइन को ऐसे कर दिया, फिर अगले में इसको ऊपर ले गया, फिर अगले में और ऊपर, फिर अगले में और ऊपर, अब और ऊपर ले जाएगा, तो ये है, ये हो सकते हैं। अब सेकंड लाइन मोड़ी इसने, अब यहां के इसने सेकंड मोड़ी, अब इस सेकंड को और ऊपर, इसको और ऊपर, अब इसको और ऊपर ले जाएगा, सेकंड वाली नीचे को मिलेगी, सेकंड वाली नीचे को मिलेगी, आंसर। ये देखो एक इधर से ये कट गया, एक कटा, फिर मेरी साइड से दो कटे, फिर आपकी साइड से कितने कटेंगे। अब ध्यान से सुनना, यानी ओरिजिनल फॉर्म दे रहा है। पहले देखो ये वाली फॉर्म थी पूरी, ये वाली फॉर्म में क्या किया, एक कट कर दिया, फिर मेरी वाली में दो कट कर दिए, इधर से दो कट। अब आगे क्या किया, अब यहां तक तो ये, अब देखो इसी से तुलना कर लो, चलो इसी से, इसी वाले को एक दो तीन, तीन कट किए, अब इससे तुलना करो, एक दो तीन चार, चार कट किए, अब पांच करेगा, एक दो तीन चार पांच, यहां तक कट कर देगा, तो मेरी लाइन तो पूरी मिलेगी, मेरी लाइन तो पूरी। और ये मिलेंगे नीचे से एक दो और साथ में ये एक दो, एक दो साथ में ये हो गया। देखो भाई, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपए की वृद्धि करने पर 12% की हानि 8.5 के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। मुझे बस एक छोटी सी बात बता दो, 164 रुपए की उसने वृद्धि की, पहले 12 का लॉस था, यानी ये मान लो ये सीपी है, यहां ये मान लो ये सीपी है, पहले जो है 12% का लॉस था, अब जो है 8.5 का लाभ है, तो पूरा क्रियाकलाप में कितना बढ़ गया, 12 8 20, 20.5, 20.5 का मतलब है 41/2% बढ़ा, बढ़ा ना। और ये किसकी वजह से बढ़ा 41/2%, 164 रुपए की वजह से। अब ये 40 से काटा 4 बार, 1% आया 8, 100% आया 800, तो कॉस्ट प्राइस पूछा था तो कितना आ गया, 800 आ गया। एक कार्य का 5/7 भाग पूरा करने में 15 दिन लेता है। एक बात बताओ, 5/7 भाग को कितने दिन में करता है, 15, तो 5 से कटा 3, 7 के 21, तो ए पूरे को करेगा 21 दिन में, और बी की सहायता से पूरे कार्य को 12 दिन में, यानी ए और बी मिलकर कर देते हैं 12 दिन में। कोई नहीं, ट्री बना लो, 12 और 21 कैल्शियम, 21 चौक 84, 4 बार और 12 7 84 हो गया। वो कहता है बी अकेला कितने में करेगा, ए की क्षमता कितनी है 4, अगर ए की क्षमता 4 है तो बी की कितनी हुई 3, तभी तो 7 होगा ना। बी कितने दिन में करेगा बता दो, सीधा फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना 84, एफिशिएंसी कितनी 3, तो 3 दूनी और 3 अट्ठे, तो 28। 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 5/6। देखो संख्याएं तो कितनी है 5, पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत, चलो 4 संख्या मान लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका जो औसत है वो पांचवी संख्या मान लो e, इसके 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत जो है 26 है, अब वो कहता है जितनी सारी की सारी अगर इसमें देखें हम तो सारी संख्याओं का औसत 26, कोई नहीं, एक काम करो, अगर पांचों संख्याओं का औसत 26 है तो टोटल कितना हुआ पांचों का, टोटल 26 गुना 5 130 हुआ ना। अब एक काम करो, इस 4 को उधर ले जाओ, 4 को उधर ले जाओ, बचा क्या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ई गुना 5 गुना 4/6 हो गया। अब देखो एक बात बताओ, अगर इसमें आप पांचवी भी जोड़ दो अपनी तरफ से, अपनी तरफ से इसमें अगर आप 5वां नंबर भी जोड़ दो, प्लस ई कर दो, इधर भी और इधर कर दो प्लस ई, दोनों तरफ प्लस ई कर दिया, कर दिया, ये नंबर अपनी तरफ से जोड़ दिया। मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि मेरे पास इन पांचों का टोटल 130 था, आ गया 130 आ गया। अब इसको सोल्व करो 2 बार 3 बार, ये कितना हुआ 3e, और ये 5e तो कितना हो गया 8e/3, भाई ये तो कितना था यहाँ पे तो हो गया 3e, और सॉरी ये है 10e, तो ये हो गया 13, तो 13e/3, 13 से कटा कितनी बार 10 बार, e आया कितना 30। अब उसने क्या पूछा, पांचवी पूछेगा, पांचवी ई पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक बताया है जो दिमाग में आता है, एग्जाम में आपको बेसिक ही दिमाग में आएगा, शॉर्टकट नहीं दिमाग में आने। अच्छा एक काम और कर सकते हो, वो कहता है 5 संख्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 5/6 है,
5/6 किसका? पांचवी का। तो पांचवी को ये फिफ्थ मान लो। पहली 4 का औसत अगर गुणा 4 कर दो, गुणा 4, तो ये हो जाएगा पहली 4 का टोटल। पहली 4 का टोटल हो जाएगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये तो पांचवी हो गई नीचे, और अगर गुणा 4 कर दो, क्योंकि देखो ये था पहली 4 का औसत था, गुणा 4 करते पहली 4 का टोटल। अब पहली 4 का टोटल 20 और पांचवी 26, तो 26 यूनिट बराबर। अब उसने क्या कहा है? उन्हें कहा पांचों संख्याओं का औसत 26 है, तो टोटल कितना हुआ? 130। तो 26 यूनिट बराबर 130, तो 1 यूनिट आया 5। अब उसने आपसे पूछा है पांचवा नंबर बताओ, तो 6 यूनिट है, 6 पंजे 30। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये दिमाग में नहीं आता, मैं सच बताता हूं, एग्जाम में इतना लोड होता है, यही काम आना है। 3 संख्याएं दे दी, उनका एलसीएम दे दिया। 3, 5, 7 में कॉमन है? कुछ नहीं जी, कुछ कॉमन नहीं है। अब लैसे दे दिया ये, तो लैसे का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ रेशो। एलसीएम ऑफ रेशो होता है। अगर इनमें कुछ कॉमन हो जाता ना, कांड हो जाता, इसलिए मैं एलसीएम ऑफ रेशो लिखाता हूं। हालांकि यहां कॉमन नहीं, तो इसलिए सीधी गुणा भी कर सकते हो। कॉमन होता तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो एलसीएम कितना है? 2415। एचसीएफ पता नहीं, एलसीएम ऑफ रेशो की गुणा ही आ जाएगी। 3 गुणा 5 गुणा 7, काटना एक बार भाई। 7 या 21, 3 और 1 7 चौक 28, 3 और 5 35, 5 3 15, 15 दूनी 30, 45। एचसीएफ आया 23। अब अगर एचसीएफ 23 आया तो ये नंबर हो जाएगा, सारे नंबर गुणा 23 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर क्या होते हैं? रेशो गुणा एचसीएफ ही तो होते हैं। सारे नंबर गुणा 23 हो जाएंगे, सारे नंबर गुणा 23 हो जाएंगे। आंसर वो कहता है पहली, दूसरी और पहली के बीच अंतर बताओ। अब ये देखो 23 3 बार, 23 5 बार, तो अंतर हो गया 23 2 बार का, यानी 46। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर 45 मिनट में तय करती है, शेष 23 किलोमीटर 35 मिनट में तय करती है औसत एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है भैया। टोटल डिस्टेंस पहले गई 41 और फिर गई 23, तो 41 और 23 किलोमीटर गई 2 बार में। पहले गई 45 मिनट में, फिर गई 35 मिनट में, तो 45 प्लस 35, नीचे मिनट है, याद रखना मिनट। ये हो गए किलोमीटर, तो ये हो गए 64 किलोमीटर। नीचे मिनट है, मिनट 45 और 35 80 मिनट, तो 80/60 घंटे कर लो, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। तो ये कटा 20 से 4 बार, 20 से 3 बार, और 4 कटा 16 बार, 48 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसको तो किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में, तो 18/5 की गुणा कर लो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। सॉरी, 5/18 की, 5/18। 6 से 6 8 48 और 6 तिया 8 पंजे 40/3, 40/3 हो जाएगा, 13 से 1/3। 7 5 और 3 के चतुर्थ अनुपाती और 7 और 13 के तृतीय अनुपाती का अंतर। इनका चतुर्थ अनुपाती होगा 5 गुना 3/, ये फॉर्मूला लिख देता हूं। चतुर्थ अनुपाती होता है BC/A और तृतीय अनुपाती होता है B²/A। ये अलग है, ये BC/A ले लो, ये ले लो Y²/X, अलग अलग है ना। तो BC पता लगा, B से B काट दिया तुमने, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कि कितने नालायक हो। BC 5 गुना 3/7 और 13 गुना 13/7। 7 से 7 कट गया, और ये बचा कितना? 5 3 15 और 169 आंसर। एक बेलनाकार टंकी की क्षमता दे दी, उसके आधार का व्यास दे दिया। आधार का व्यास रेडियस हो गई 8। बेलनाकार टंकी की क्षमता का मतलब है उसने दे दिया वॉल्यूम πr²h, तो πr²h बराबर 5632 मीटर में चल रहा है सब कुछ। आधार का व्यास भी मीटर में दिया। गहराई पूछिए, पाई 22/7, आर 8 गुना 8 और h हो गया कितना? h पता नहीं, निकालना है। गहराई का मतलब h ही है, यहां हो गया। अब देखो इसको जब कैंसिल करोगे तो 22 दूनी 44, 54 55 56, 12 और 12 के आगे 3, 123 हो गया। 22 पंजे 110, 13 22 छिका, और 8 8 64, और 64 से कितनी बार कटा? 6 चौक 24, 4 बार कटा, और h 7 चौक 28 आ गया। कैलकुलेशन अच्छी करो, शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी एग्जाम में, याद रखना। शॉर्ट ट्रिक तो सारी धरी की धरी रह जाती है, टाइम इतना कम होता है। एक दुकानदार वस्तुओं को 12% के लाभ पे बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है। ये आ गया धोखाधड़ दुकानदार वाला। 12% के लाभ पे बेचा, मतलब 12% का मतलब होता है 12/100
4 से काटो 3/25, लाभ पे बेचा प्लस, यानी 25 का सामान 28 में बेचा, CP/SP। साथ में 15% कम वजन का भी प्रयोग करता है। 15% का मतलब होता है 3/15/100, 3/20, कम मतलब माइनस, तो 20 के बजाय अब देखो यहां वो कम वजन का प्रयोग करता है। अगर कम वजन का प्रयोग करता है तो इसका मतलब वो फायदा उठाएगा। 20 में 3 गया 17, तो इसका मतलब है कम वजन का प्रयोग करता है। करता क्या है, 17 का सामान देता है। 15% कम वजन का प्रयोग किया, 17 का सामान देता है 20 रुपए में, तो 17 का सामान देता है 20 में। देखो दुकानदार को फायदा होगा ना भाई, छोटा सा ध्यान रखो, अगर दुकानदार को फायदा हुआ है तो छोटी वैल्यू आएगी सीपी में, बड़ी एसपी में, तभी तो फायदा होगा। अगर तुमने यहां 20 लिख दिया और यहां 17, तो उल्टा नहीं हो जाएगा, लॉस नहीं हो जाएगा। कम का सामान ज्यादा, तभी तो फायदा होगा। अब यहां पे इनको सोल्व कर लो। 5 से कटा कितनी बार, 5 बार, 5 से कटा 4 बार, जो कॉमन है काट लो उसको। अब ये कितना आया, 17 पंजे 85 और 28 चौक कितना आ गया, 108। वो कहता है पूरा लाभ बताओ, तो प्रॉफिट ये हो गया, प्रॉफिट बराबर 15 और 8 23 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज 23/85 गुना 100। कैलकुलेशन फास्ट करो, 5 से 20 बार और 5 से 17 बार, 23 दूनी 40, 460/17, 17 दूनी 34, 34 से 44, 12 बचा, 12 के आगे 0, 120, 17 सत्ते 27 में आंसर आएगा 27। 17 दूनी 34, बचा 12 उतारी 0, 17 सत्ते 119, तो 27 पॉइंट समथिंग आना था, कहां गड़बड़ कर दी। 85 से 108 का कितना हो गया, 15 और 8, 15 का फर्क ये हुआ और 8 का ये हुआ, 15 और 8 23/85, 5 से कटा 20 बार, 5 से कटा 17 बार, और 23 दूनी 40, 460, 17, 17 दूनी 34, 44, 45, 40, 120 और 17 छिका 102, 17 सत्ते 119, 27। एक बार और देख लो, कहीं मिस्टेक कर दी। 12% के लाभ पे बेचा, 12 का मतलब है 4 से काटेंगे 3/25, 25 का सामान जो है 28 में बेचा, लाभ। फिर 15% कम वजन का उपयोग किया, 15 का मतलब है काटा 3/20, तो 17 का सामान जो है वो 20 में दिया, ये भी हो गया। अब 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 4 बार, 28 चौक 108 नहीं होते भाई, 112 होते। देखो इसलिए मिस्टेक नहीं करनी आपको, 112। अब 15 और 12 27 आएगा, ये 27, और 27 आते यहां भी 27, और यहां 27 आते 27 दूनी 54, 540/17, और 17 तिया 51, 3 और 0, 3 और 0, 17 एकम 17, तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। लो भाई, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, दोनों के पटाने की, पट ऊपर देख लो, टेल्स, दोनों के टेल्स। देखो 2 सिक्के को उछाला गया, प्रोबेबिलिटी बताना है। मैंने बताया था जितने सिक्के उछालेंगे उतनी पावर आ जाएगी। अगर 2 सिक्के 2 की पावर 2, 3 सिक्के 2 की पावर 3, 4 सिक्के 2 की पावर 4, तो कितने उछाले गए, 2 सिक्के, तो टोटल आउटकम तो हो गए इतने, 4 हो गए टोटल आउटकम। और वो कहता है दोनों पे पट आ जाए, ये तो एक ही सिचुएशन बनेगी, दोनों पे पट आ जाए भाई, दोनों पे हेड हेड, या दोनों पे टेल टेल, या एक पे हेड टेल या टेल हेड, ये 4 केस है, और एक ही केस बनेगा दोनों पे टेल का, तो 1/4। इसका बताना है, देखो कोसेक प्लस कोट दे दिया m, अब कोसेक माइनस कोट आपको पता है क्या लेना है, 1/m। इसको जोड़ दो, जोड़ते ही 2 कोसेक थीटा, 1m प्लस 1/m एलसीएम ले लेना, m² प्लस 1/m हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 यहां से हटा दो, यहां आ जाएगा, ये हो गया कोसेक थीटा। अब मुझे बस एक बात बता दो आप, रिजल्ट जो आया ये कोसेक थीटा का मान आया है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका h, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब बेस निकालना है, तो बेस जो है ना वो ये आएगा। बात आएगी सर आपको कैसे पता है, चलो m की जगह 1 रख दो, अगर m की जगह 1 रखो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, या 2 रख दो, चलो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 5, और ये हो गया 4, और ये हो गया 3। अब एक बात बताओ, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 3 4 5 कंडीशन क्या हो गई ना ट्रिपलेट की, तो ये होगा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर और नीचे क्या हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस, परपेंडिकुलर तो ये था ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोस थीटा हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि आप यहां से ऐसे कर सकते हो, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आप यहां पे क्या कर सकते हो,
आपको ये वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू किसकी होगी, या तो कोस थीटा की या साइन की। अभी 10 को छोड़ दो, या तो कोस साइन। साइन की तो होगी नहीं क्योंकि साइन तो इसी का उल्टा होता है। तो कोस की चेक करो एक बार, कोस की वैल्यू तो नहीं है। कैसे चेक करोगे? हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस निकाल लो यहां से, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली सोचना है आपको, थोड़ा सा स्मार्टली सोचो। अब आप कहते हो नहीं सर हमें तो वैल्यू पुटिंग से करा दो, वैल्यू पुटिंग। चलो थीटा का मान जो है वो रख दो 45, क्योंकि 45 पे कहीं कुछ मैच नहीं हो। 10 45 पे 1/√2 आएगा, और ये देखो 45 पे -1/√2, हालांकि जो है माइनस थीटा प्लस थीटा ही होता है, लेकिन फिर भी आप रख लो 45। इसका मान आया √2, इसका मान आया 1, m का मान आ गया ये। अब m की वैल्यू यहां रख दो, √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² 3 + 2√2 -1, और ये हो जाएगा 3 + 2√2 + 1। इसको सोल्व करोगे 2 + 2√2, और ये हो जाएगा 4 + 2√2, ये हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका मान। अब यहां से अगर आप कॉमन लेते हो तो कॉमन क्या आ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो 2 + 2√2 हो रहा था, और नीचे आपका हो रहा है 4 + 2√2। तो 2 कॉमन लेते हो यहां से, तो 2 कॉमन लेते ही यहां बचेगा 1 + √2, और यहां भी 2 कॉमन लेते हो, यहां 2√2 कॉमन आ जाएगा, 2√2 कॉमन आ जाएगा, √2 + 1 ही बचेगा। ऊपर से कॉमन क्या आया था? 2 आया था, नीचे से 2√2, ये कट गया, 2 से 2 1/√2 बचा। 1/√2 किसका मान होगा? कोस का, ठीक है। ये रहा। कोट थीटा को दिया 3, तो कोट थीटा हो जाएगा 3/2। चलो यहां लिख लेता हूं, कोट थीटा 3/2। अब 3 का मतलब ये क्या हो गया? ये तो हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस इनका स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, √13 आ जाएगा, आ गया। अब वहां रखते चले जाओ बस, √13। कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? बेस 3/√13 -3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/3। लो पूरा कटता जा रहा है, 3 2/3 √13, और साइन का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लो ये कटा, ये कटा, ये कटा, और ये कटा, 3 - 2 1 बचा, और नीचे 2 + 2 4 बचा। तो ये कंप्लीट हुआ। बेहतरीन क्वेश्चन लिए है, और मॉक के हिसाब से लेवल बढ़ाया था। मॉक 1 इजी था, मॉक 2 हल्का बढ़ाया, मॉक 3 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, आते आते 8 9 10 आपको डिफिकल्ट लगे होंगे, लेकिन उससे पहले इजी थे। और सच बताओ इससे बाहर नहीं आना है, इनका रिवीजन जरूर करके जाना, चाहे कुछ रिवाइज हो या ना हो, इनका जरूर करना। कल पूरी एक मैराथन लूंगा जिसमें पूरा रीजनिंग, पूरा मैथ का मैं रिवीजन करा दूंगा, बेहतरीन लेवल पे रिवीजन करा दूंगा। उससे आपकी स्पीड बहुत बढ़ेगी। जो मैं कल क्लास लूंगा ना, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ना जरूरी है, क्योंकि पेपर में स्पीड ही काम आनी है। क्वेश्चन तो आपको सारे आते होंगे, लेकिन समय इतना कम है कि स्पीड आनी चाहिए। तो कल वाली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि उससे स्पीड आएगी। अगर आप ये कहते हो सर इनका रिवीजन करे या फिर कल वाली, भाई इनका रिवीजन तो तुम डेली कर ही रहे हो। अब अगर तुम ये कहो सर कल वाली क्लास नहीं देखनी हमें, तो इनका रिवीजन करना है, तो फिर हो तुम पिटने के हकदार। क्या कर रहे थे इतने दिन से तुम, जब तक इनका रिवीजन नहीं हुआ? तो कल वाली क्लास अगर तुम देखोगे तो स्पीड बहुत बढ़ेगी, और पेपर में स्पीड ही काम आनी है, ये याद रखना। तो कल वाली क्लास जो जो पढ़ेगा ना, उसका पेपर 100% बहुत बेहतरीन जाएगा, क्योंकि स्पीड पे काम हो जाएगा। कल हर टाइप कवर हो जाएगा, पहली बात। आगे से आगे वो सोल्व करेगा, तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी आ जाएगी कल, ठीक है। लो सर से बात करो भाई। हाँ भाई, आज लास्ट आपका ये मॉक टेस्ट है मिक्स रागा का। तो पिछले वाले तो सभी ने रिवाइज कर लिए होंगे, जितने भी हैं 9 के 9। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई। हाँ जी सर, जी हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वही देख लेते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं। तो 10वां टेस्ट है, और बहुत अच्छे से मैंने इन सारे टेस्ट को अरेंज किया, आपके लिए बना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी, ताकि आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए, यहीं से इधर उधर भागने की कहीं ज़रूरत आपको ना पड़े। और मेरा ये मानना है, और थोड़ा मुझे लगता भी है, मेहनत वैसे कभी साइड से नहीं निकलती है। तो मेहनत मैंने भी की है, आप भी कर रहे हैं। तो अगर किस्मत अच्छी रही मेरी और आपकी दोनों की, तो ऐसा भी हो सकता है सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यही कमेंट आता है कि सर मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ा कि सर क्या 12 ये 10 सेट है, यहाँ से काम हो जाएगा या मैराथन ले। भाई इनको तो पढ़ना मस्ट है, इनको तो जरूर पढ़ना है। लेकिन अगर बात आती है आपका जो मैराथन चल रही है, वो मैराथन में कंप्लीट एक रिवीजन है, ये तो याद भी करना है आपको, देखना है अच्छे से, ये आपके पास रिकॉर्डेड है। अब मैराथन ज़्यादा लंबी होती है, ज़्यादा घंटे की होती है, तो उसको आप साथ साथ में आके साथ में जुड़े और उसको
करें, सारी चीजें रिकॉल हो जाती है। तो जितनी बार आप कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके माइंड में चीजें ज्यादा रहने की संभावना होती है। चलिए देख लेते हैं पहले आज स्टार्टिंग में मैं बता दूं आपसे ये क्या लिखा गया है। यहां से इंपॉर्टेंट जितने भी आपके इंडेक्सेस आए हैं, ये करंट अफेयर रखा गया, सारे के सारे इंडेक्स 2024 में भी आपका लगभग अक्टूबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और लगभग मार्च के स्टार्टिंग में जो भी आपके यहां से इंडेक्सेस आए, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। जैसे आपका करप्शन या आपका परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 96वां स्थान रहा है। ऐसे डायरेक्ट याद रखना है इस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, ये कितने देशों में से, ये भी पूछा है, डायरेक्ट पूछता है कितना स्थान है। तो ये सारे के सारे इंडेक्सेस मैंने आपसे यहां डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, चार मीनार स्मारक कहां स्थित है। तो चार मीनार स्मारक कहां है, तो चार मीनार स्मारक है भाई हैदराबाद में। कहां है, हैदराबाद में। तो आंसर तो क्या आ गया आपका, डी इज करेक्ट, हैदराबाद इज करेक्ट। लेकिन इसके बारे में और भारत के प्रसिद्ध स्मारक देख लेते हैं। जैसे पहला स्मारक क्या लिखा है, पहला लिखा है यहां से ताजमहल। ताजमहल कहां है, ताजमहल हो जाता है आगरा में। कहां है ताजमहल, ताजमहल है आगरा में। उसके बाद फिर कुतुब मीनार दिल्ली। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। हवा महल जयपुर। डायरेक्ट पूछता है कि कहां स्थित है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, खजुराहो मंदिर कहां, मध्य प्रदेश, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद फिर सांची का स्तूप कहां है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, इंपोर्टेंट मार्क करें। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये ओडिशा में है। उसके बाद फिर ये आपका महाबोधि मंदिर कहां है, महाबोधि मंदिर बिहार में है। रानी की वाव गुजरात, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, रानी की वाव गुजरात में। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में, विक्टोरिया मेमोरियल कहां है, कलकत्ता में है। उसके बाद फिर एक पूछता है आपसे ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर किसके द्वारा बनवाया गया, अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया। तो ये आपका 11वां इंपोर्टेंट हो जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा पूछा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। अजंता एलोरा औरंगाबाद में है, अजंता एलोरा की गुफाएं। और हम्पी कहां है, हम्पी है कर्नाटक में। ये हमारे जो नोट्स हैं, नोट के पीछे भी लिखी गई ये बातें, इनको आपको जरूर देखना है, सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है भारत और श्रीलंका को कौन सी यहां से जल संधि विभाजित करती है। तो भारत श्रीलंका के बीच में अगर जल संधि पूछता है कभी भी, तो भारत और ये आपका श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि आती है। कौन सी आती है, पाक जल संधि। अब पाक जल संधि भारत को करती है। अब हारमुज पूछा जाता है, हारमुज किसे अलग करती है, तो हारमुज जल संधि किसे अलग करती है। हारमुज जल संधि इधर की तरफ का क्षेत्र पाया जाए ईरान, और इधर की तरफ पाया जाता है यूएई। किसको, यूएई। यूएई को किससे, ईरान से अलग करते हैं, यूएई को ईरान से। या फिर कहां पाई जाती है ये भी पूछा जाए, हार्मुज स्टेट, तो हार्मुज पाई जाती है आपका ये आपका पर्शियन गल्फ में। कहां, पर्शियन गल्फ में। उसके बाद एक याद रखने आपको बेरिंग, इंपोर्टेंट याद रखने बेरिंग। बेरिंग सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये आपका यूएस से या फिर यूं कहिएगा आपका पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, एनए नॉर्थ अमेरिका होगा। नॉर्थ अमेरिका को किससे अलग करती है, एशिया से अलग करती है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट पाई कहां जाती है, पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। उसके बाद फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट किसे अलग करती है, ये आपका मोरक्को, और मोरक्को से भारत में कौन आया था, इब्न बतूता। मोरक्को को किससे अलग करेगी, मोरक्को को स्पेन से अलग करेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पाक जल संधि। सारी की सारी जल संधि मैंने आपसे कराई है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, इसका एक पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। किससे, सेलुलोज से बनती है कोशिका भित्ति। अब सेलुलोज यानी कि जो स्टार्च का फॉर्म पाया जाता है वो सेलुलोज की, स्टार्च सेलुलोज की फॉर्म में पाया जाता है पेड़ पौधों में। और यहां से इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, तो ये होता है आपका C6H10O5 इसका फॉर्मूला हो जाता है। साथ साथ में ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाता है आपका C6H12O6। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। एक ये स्टार्च या फिर आपका क्या कहा जाएगा, इसे आपका ग्लूकोज कहा जाएगा, और इसे कहा जाएगा आपका यहां से सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका लव, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लव वर्ड किससे संबंधित हो जाता है, तो लव वर्ड का संबंध हो जाता है टेनिस से। किससे जाएगा, टेनिस से। बाकी क्रिकेट से संबंधित मैंने आपसे बहुत सारी वर्डिंग डिस्कस की है। अब बात करते हैं आज यहां से पोलो से संबंधित कौन कौन से यहां से वर्ड पूछे जाते हैं। एक वर्ड पूछा चुक्कर, एक पूछा है मैलेट, एक टेल शॉट, और एक बंकर। बंकर क्या होता है, बंकर होता है जो अंपायर होता है पोलो में, उसे बंकर कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बंकर, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल। उसके बाद फिर बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स यानी कि जो स्नूकर खेलते हैं, पूल खेलते हैं, उसे बिलियर्ड्स कहा जाता है। उसमें कौन कौन सी वर्डिंग, इन, ये आपका इन ऑफ, पॉट, हजार्ड, बोल्टिंग, क्यू और कैनन। क्यू और कैनन ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्यू और कैनन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वर्ड है जो यूज किए जाते हैं, यानी कि टर्मिनोलॉजी बिलियर्ड्स की। आंसर क्या रहा आपका, टेनिस, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट,
उसके बाद फिर आपका अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ये सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत में। लेकिन दो शिलालेख, एक कालसी और एक भाब्रू, ये किसमें? पाली भाषा में लिखे गए। अब यहां से अगर पूछा जाए ये किस लिपि में लिखे गए, तो लिपि, तीन तरह की लिपि का प्रयोग किया गया, एक ब्राह्मी लिपि, एक ख्रोष्टी लिपि और एक अरमाइक लिपि। तो तीनों लिपि याद रखेंगे, ब्राह्मी, ख्रोष्टी और अरमाइक। उसके बाद फिर अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ने वाला, पहली बार अशोक के पहली बार पढ़ने वाला कौन था? पहली बार पढ़ने वाला था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? ये आपका जेम्स प्रिंसेप। उसके बाद फिर इसके अभिलेख को तीन तरह से बांटा जाता है, एक शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख होते हैं। तो शिलालेख सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रमुख शिलालेख, मेजर शिलालेख अगर देखा जाए तो मेजर शिलालेख कितने हैं? ये 14 है, और लघु शिलालेख 15, जिनमें से दो क्वेश्चन ये भी पूछे जाता है, सबसे छोटा ये आपका अभिलेख कौन सा है? तो मास्की शिलालेख, मास्की लघु में आता है, मास्की शिलालेख सबसे छोटा अभिलेख हो जाता है। और सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो सातवां स्तंभलेख। कौन सा? सातवां स्तंभलेख यहां आएगा। तो सातवां स्तंभलेख सबसे बड़ा अभिलेख है किसका? अशोक का, जिसमें क्या दिया गया है? जिसमें धर्म की नीतियां बताई है, किस तरह का हमें हमारा धर्म होना चाहिए, सारी की सारी नीतियां। नेक्स्ट, इसके बाद फिर इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड? डीपीएसपी राज्य के तत्वों का उल्लेख कहां किया गया है? तो डीपीएसपी कहां से कहां तक है? ये आपका आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है। कहां से? आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक डीपीएसपी कहलाता है, जिसमें से आर्टिकल नंबर 36 पूछता है, 36 में क्या है? ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, राज्य की परिभाषा। डायरेक्ट लिख देता हूं परिभाषा, अदरवाइज बच्चे बोलते हैं कि सर वर्ड पूरा लिखा करे। ठीक है, परिभाषा। और 51वां जो ये आपका अभिलेख याद आ रहा है, 51वां जो आपका नीति निर्देशक तत्व है, इसमें है ये आपका अंतरराष्ट्रीय शांति। क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करता है। ठीक है जी, तो याद रहेंगे आपका डीपीएसपी कहां से लिया गया? डीपीएसपी तो ये आयरलैंड से लिया। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। भारत में आयरलैंड से लिया गया। ये राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व है। इसमें से एक पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 40, डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 40, इसमें पंचायती राज है, ये भी याद रखना है, पंचायती राज। उसके बाद एक आपको 45 याद रखना है। 45 में क्या है? शिक्षा का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? शिक्षा का अधिकार। एक 47 याद रखना है। 47 में क्या है? नशे से संबंधित, किसे? यानी कि जितने भी आपके नशीले पदार्थ है, इनका सेवन निषेध है। नशीले पदार्थों का सेवन, नशीले पदार्थ लिख देता हूं मैं, नशीले पदार्थों का सेवन निषेध है। उसके बाद फिर एक 48 पूछा जाता है। 48 में क्या कार्य है? 48 से पूछा जाता है ये आपका पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पशुपालन संरक्षण भी होता है, यानी कि जो दुधारू पशु है उनका संरक्षण भी आता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक 44 लिखेंगे कहीं पर। 44 ज्यादा पूछा जाने की संभावना इसलिए क्योंकि प्रेजेंट में चर्चाओं में है। इसके तहत क्या किया जाता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी लागू किया जाता है। यूसीसी लागू करने वाला पहला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? स्वतंत्रता के बाद पहला बना है उत्तराखंड, और पहले से कहां था लागू? गोवा में। तो आंसर क्या आ गया आपका? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक स्थानांतरित कृषि नहीं है? तो स्थानांतरित कृषि, चेन्नई का संबंध कहां से है? चेन्नई का संबंध श्रीलंका से है। कहां से है? श्रीलंका से। झूमिंग का ये आपका झूमिंग, इसे भी आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। कहां? ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मैंने एक दिन पहले किसी चार्ट में आपको बताया था, सारे के सारे नाम लिख के देते। मिल्पा कहां कहा जाता है? यूएसए में। इंपॉर्टेंट बात है, ये फेजेंडा कई बार पूछा जा चुका है। फेजेंडा इसलिए क्वेश्चन रखा गया। तो फेजेंडा क्या है? फेजेंडा में ये आपके कॉफी के मैदान है। क्या है? कॉफी के मैदान। कहां के कॉफी के मैदान को फेजेंडा कहा जाता है? तो ये आपका ब्राजील के कॉफी के मैदान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ब्राजील की बात आई तो ब्राजील में कौन सी नदी बहती है? तो ब्राजील में अमेजन नदी बहती है। कौन सी नदी? अमेजन नदी बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। ब्राजील में एक पोर्ट याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है, जिसे कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। ब्राजील का कॉफी पोर्ट कौन सा है? तो ब्राजील का कॉफी पोर्ट है जिसे कहा जाता है सेंटोस। क्या कहा जाता है भाई? सेंटोस के नाम से जाना जाता है। आंसर जाएगा डी।
अगला प्रश्न है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसके लिए छोटी सी बात याद करते हैं, देखिएगा। सबसे पहला ये गुजरात है, गुजरात की तटरेखा कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर किसकी है, तो सेकंड लिखा है, सेकंड नंबर तमिलनाडु की है, 1076 किलोमीटर। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, ऑर्डर भी याद रखना, थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश 972 किलोमीटर। उसके बाद फिर चौथे नंबर पर आती है महाराष्ट्र की सीमा, लगभग कितने, 720 किलोमीटर। उसके बाद फिर आपका पांचवें नंबर पर आता है केरल, केरल की सीमा 590 किलोमीटर। उसके बाद फिर छठे नंबर पर आती है उड़ीसा, 485 किलोमीटर। सातवें नंबर पर आता है कर्नाटक, 300 किलोमीटर। और आठवें नंबर पर पश्चिम बंगाल, 158 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा किसकी है, सबसे छोटी सीमा गोवा की, 131 किलोमीटर। तो ये तटीय सीमाएं भारत की, 9 राज्य है तटीय, तो सभी की सीमाएं लिख दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय प्राणी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी सेलुलर एनिमल। दो तरह के एनिमल होते हैं, मल्टी सेलुलर और आपका यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में किसको रखा जाता है, वैसे तो मोनेरा को रखा जाता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों को रखा जाता है, लेकिन डायरेक्ट जब पूछता है तो मोनेरा प्रोटिस्टा नहीं लिखेंगे। यूनिसेलुलर में हम उनके एग्जाम्पल लिखेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और शानोबैक्टर। ये एग्जाम्पल किसके हैं, यूनिसेलुलर एनिमल। मल्टी सेलुलर में आपको मनुष्य जितने भी दिखाई देंगे, पेड़ पौधे, उसके बाद फिर जानवर जो भी होंगे, सारे के सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स में आएंगे। यहां तक कि फंगाई, यहां तक कि क्या कहता लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं फंगस। तो फंगाई वर्ग भी पूरा क्या है, फंगाई वर्ग भी किस में आता है, मल्टी सेलुलर में आता है। तो आंसर क्या जाएगा यहां से, आंसर अमीबा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद फिर यहां से भारत में रुपये 500 और 1000 के रुपए करेंसी नोट को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था। तो 8 नवंबर 2016 की बात है, 8 नवंबर 2016 की बात है। मोदी जी आए और कहा आज रात 12 बजे से क्या होता है, 500 तथा 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। और 500 1000 के नोट बंद किए गए। क्या इससे पहले भी भारत में नोटबंदी आई? हाँ, भारत में अब तक कुल 3 बार नोटबंदी आई। कब कब आई, इनके बारे में देखते हैं। तो आंसर तो क्या गया, 2016 है। 2016 में तो पहली बार जो नोटबंदी थी वो कब आई, 1946 में। कब, 1946 में, जिसमें 1000 व 10,000, इंपोर्टेंट फैक्ट है, 1000 व 10,000 के नोट वापस लिए गए। उसके बाद 1954 में इन नोट को फिर से चलाया गया। कौन कौन से नोट, 1954 में आपका 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट फिर से चलाए गए। उसके बाद फिर 1978 में दूसरी बार क्या होती है, यहां से नोटबंदी आती है और जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 16 जनवरी को कौन से नोट, 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट जो 1954 में चलाए गए उन्हें बंद कर दिया जाता है। इसके बाद फिर 8 नवंबर 2016 की बात है और मोदी जी भाषण देते हैं कि 500 व 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। तो कौन से 500 1000 के नोट बंद किए। नए नोट कौन से चलाए गए थे, तो ये आपका 500 व 2000 के नोट चलाए गए थे। 2000 के नोट के पीछे किसको रखा गया था, तो 2000 के नोट के पीछे मंगलयान को रखा गया था। तो नोट के पीछे क्या है, सारे नोट कलेक्ट करेंगे आज, सारे 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, उसके बाद में 1000 का तो नहीं, 2000 का नोट। तो ये नोट इकट्ठे करेंगे अपने घर में, या फिर आप देख लेंगे, इनको सारे मेंशन करेंगे कि इनके पीछे कौन सा है। ये क्वेश्चन भी आपका स्टैटिक पूछता है कि 20 के नोट के पीछे क्या छपा है, रानी की वाव किसके पीछे छपी है, या फिर आपसे पूछता है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नोट के पीछे है। तो इन सभी को आप मार्क करेंगे आज, आंसर सी। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सारे के सारे कमेंट बॉक्स में बताएं किस नोट के पीछे क्या है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पारित किया गया। तो ये आपका नरेगा, नरेगा कब आया था, नरेगा 2005 में आया। कब आया, 2005 में आया नरेगा। अब इसको क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया। क्या कर दिया गया, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया, मनरेगा कर दिया। कब कर दिया मनरेगा, 2008 में, 2009 में, 2009 में इसे मनरेगा कर दिया। नरेगा कब आया था, 2005 में आया था। अब ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया होगा, तो कब चल रही होगी ये 2005 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही होगी, तो 2000 कब से लेकर 2002 से लेकर 2007 के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना आई थी, तो ये आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी और इसी पंचवर्षीय योजना में लागू किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना नरेगा आया था। कुछ पंचवर्षीय योजना शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर परियोजनाओं में क्या कार्य हुई, इनके बारे में देखिएगा। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के लागू की गई, कृषि पर आधारित थी, बांधों का निर्माण किया गया। बांध कौन कौन से बांध बनाए गए, एक बांध बनाया गया कौन सा, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया, ठीक है,
भाई, एक बांध बनाया गया, टिहरी बांध बनाया गया। तो यहां से उसके बाद फिर एसबीआई बैंक की स्थापना हुई। यहीं पर पंचशील समझौता भी होता है। कौन सा? पंचशील समझौता होता है। और भारत में पहला एक कार्य होता है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 लैंड रिफॉर्म्स लेके आ जाता है। इसके पश्चात फिर यहां से दूसरी पंचवर्ष 1956 से 61 के लिए आई, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया और इसमें थर्मल और स्टील पावर प्लांट लगाए गए। कितने? 4 पावर प्लांट लगाए गए। कौन कौन से? बोकारो, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर को इनको मार्क किया गया। उसके बाद फिर 1961 से 66 के तीसरी पंचवर्ष योजना आई, और ये क्या थी? इसमें आत्मनिर्भरता के साथ विकास करना रखा गया। और इसमें क्या आया? हरित क्रांति आई। ये विफल पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि ये भी पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री की डेथ हुई। तो 2 प्रधानमंत्री की डेथ हुई थी यहां पर, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरे आपके यहां से शांति पुरुष जिन्हें कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद 1969 से 74 के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इससे पहले आपका अवकाश रहता है, और इसमें सूखा कार्य क्या था? इसका सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, 19 जुलाई 1969। उसके बाद फिर 1974 से 1979 के लिए अगली पंचवर्षीय योजना है एमएनपी प्रोग्राम। इसमें कार्य पूछा जाता है एमएनपी प्रोग्राम, और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके बाद 1980 से 85 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना आती है, जिसमें नाबार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करें, नाबार्ड और परिवार नियोजन कार्यक्रम पूछे जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है 85 से 90 के लिए, नवोदय विद्यालय कंप्यूटर क्रांति इसमें आ जाती है। उसके बाद फिर से योजना अवकाश आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको एक बार सारे के रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट, रण उत्सव नृत्य और संगीत के साथ किस क्षेत्र की संस्कृति को प्रदर्शित करता है? तो रण उत्सव कहां मनाया जाता है? रण उत्सव मनाया जाता है भाई गुजरात में। कहां का है? गुजरात का है रण उत्सव। उसके बाद फिर राजस्थान में कौन कौन से उत्सव है? एक तेरह, ताहली, मांड, पाबूजी की फड़, ये क्या? ये उत्सव मनाए जाते हैं संगीत और किसके साथ साथ में आपका नृत्य भी होता है। उसके बाद एक मैसूर पूछा है, मैसूर से याद रखना आपको, मैसूर यानी कर्नाटक वाला क्षेत्र, वीरगा से। उसके बाद कामसले और बीसू सुग्गी, ये कहां के आपके संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं? ये आपका मैसूर की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। आंसर जाएगा ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? तो कंप्यूटर के बीच आदान प्रदान का कार्य कौन करता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस करता है। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन से है? कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस पूछता है तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, उसके बाद हेडफोन और प्रोजेक्टर। लेकिन टच स्क्रीन की अगर हम बात करते हैं तो टच स्क्रीन दोनों है आपका, इनपुट और आउटपुट दोनों में काउंट किया जाता है। आंसर बी। नेक्स्ट, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? तो डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट है। इसको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है, जिसको 0-1 की फॉर्म में देखा जाता है। बिट के बाद बनता है आपका निबल, बिट के बाद क्या बनता है? निबल बनता है, और निबल के बाद बनता है आपका बाइट, निबल के बाद बनता है बाइट, के बाद बनता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद बनता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद बनता है यहां से गीगाबाइट, उसके बाद फिर गीगाबाइट के बाद बनता है टेराबाइट। क्या बनता है? टेराबाइट। उसके बाद फिर पेटाबाइट, योटोबाइट, जेटोबाइट। नेक्स्ट, इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट इज टू फॉर्म अ यूनियन और ऑर्गेनाइज? संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का अधिकार है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 19 में कितने अधिकार है? पहला तो बोलने का अधिकार है। किसका है? बोलने का अधिकार है। उसके बाद फिर इकट्ठा होने का अधिकार है। क्या होने का? इकट्ठा होने का अधिकार दिया गया। इकट्ठा होने के बाद फिर एक अधिकार आता है नेक्स्ट वाला, ये आपका संगठन बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। उसके बाद फिर विचरण करने का अधिकार। किसका? विचरण करने का अधिकार। विचरण के बाद फिर क्या करने का अधिकार है? विचरण के बाद यानी कि ठहरने का, रहने का अधिकार है। कहीं भी आप रह सकते हैं, और ठहरने के बाद, रहने के बाद आप क्या कर सकते हैं? व्यापार करने का या भी कुछ भी कार्य करने का अधिकार है। व्यापार या कुछ भी कार्य करने का। तो 6 प्रकार की। तो ये अभिव्यक्ति किसमें? आर्टिकल नंबर 19 देता है। समता का अधिकार कहां से कहां तक? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से कहा जाता है कब से कब तक, कहां से कहां तक? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार हो ही गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24, यानी कि बाल मजदूरी और नारी की खरीद फरोख्त, इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आंसर जाएगा सी। अगला प्रश्न,
किस नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द ट्राइबल पीपल? आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर जाएगा आपका माही। अब माही नदी पर डैम याद रखें, एक तो माही बजाज सागर डैम, इसके किनारे पर बसा शहर कौन सा है? बांसवाड़ा इसके किनारे पर, यह शहर भी पूछा जाता है, माही बजाज सागर डैम और बांसवाड़ा इसके किनारे पर बसा शहर है। साबरमती, साबरमती पर धरोई बांध स्थित है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। उकाई बांध, उकाई बांध तापी नदी पर है। हथनोर बांध ये भी आपका तापी नदी पर है, लेकिन इसके किनारे पर बसे है सूरत व नेपानगर। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम, बरगी डैम, बरगी के बाद ओमकारेश्वर डैम, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद फिर इसके किनारे पर बसे शहर जबलपुर और होशंगाबाद इसके किनारे बसे शहर है। आंसर जाएगा आपका सी इज करेक्ट। माही, माही नदी क्या भी है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी भी कहा जाता है। काटने वाली नदी, काटने वाली नदी, इसे आदिवासियों की गंगा या फिर भीलों की गंगा भी कहा जाता है। आदिवासियों के साथ साथ भीलों की गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वेयर आर टोडा फाउंड? टोडा, टोडा क्या है? एक प्रकार की जनजाति है जो कहां पाई जाती है? जो कि टोडा पाई जाती है आपका तमिलनाडु में। कहां पाई जाती है? आंसर जाएगा ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु की एक और जनजाति याद रखें, कुरुम्बा। उसके बाद राजस्थान में, राजस्थान की जनजाति मीणा, गारसिया, सहरिया और डामोर। अरुणाचल प्रदेश में अपातानी, निशी, अबोर आदि मिश्मी और वांचो ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश की ट्राइब याद रखने हैं भील। भील क्या है? भील भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भी कौन सा हो जाता है? भील है। लगभग कितना 4.6 मिलियन इनकी जनसंख्या पाई जाती है। भारत में, भारत की जनसंख्या का लगभग 8.5% ये कवर करते हैं, 1.6 के आसपास है। तो और टोटल अगर ट्राइबल पीपल का देखा जाए तो 38% कौन ऑक्युपाई करते हैं? भील ऑक्युपाई करते हैं। आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो ये आपके सीमा वैसे तो पश्चिम बंगाल की दूसरे देशों से पूछा गया, तो अगर आपने मैप मेरे साथ बनाया है तो आपको पता होगा, इधर की तरफ नेपाल, ऊपर की तरफ भूटान, नीचे की तरफ बांग्लादेश, तो 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगेगी। तो आंसर जाएगा आपका सी इज करेक्ट, 3। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? अब कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं। क्या म्यांमार से गुजरती है? हाँ जी, म्यांमार से गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरती। आंसर जाएगा बी इज करेक्ट। बांग्लादेश और चीन से भी गुजरते हैं। अब देखते हैं यहां से कहां से पास करती है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में ये आपका मैक्सिको और बहामास से गुजरती है। कहां से? मैक्सिको और बहामास से। उसके बाद फिर अफ्रीकन कंट्रीज, 7 अफ्रीकन कंट्रीज से गुजरती है, जिनमें नाम किसका है? ये आपका वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा के बाद फिर दूसरा नाम आता है मोरितानिया। किसका नाम आता है? मोरितानिया। मोरितानिया के बाद फिर माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट। उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं एशियन कंट्रीज। तो एशिया में ये सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार तथा चीन, ताइवान से पास करती है। तो ये कुल देश जहां जहां से पास करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। भारत के कितने? 8 राज्यों से। 8 राज्य कहाँ है? 8 राज्य लिख देता हूं मैं, कहाँ? भारत। भारत के 8 राज्यों से पास करती है। कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। गरम चीज पेटीएम करो, ठीक है भाई, गरम चीज पेटीएम। तो आंसर क्या आ गया आपका? बी, नेपाल। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान, वैसे तो राष्ट्रीय कांग्रेस सारे बताए मैंने आपसे, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने कब अध्यक्षता की? 1887 में मद्रास में। कैसे याद रखेंगे? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ये बॉम्बे में हुआ। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? दूसरा अधिवेशन इधर की तरफ होता है, ये कलकत्ता में। कलकत्ता के बाद फिर कहाँ जाते हैं? नीचे मद्रास में जाते हैं। मद्रास में हो, मद्रास के बाद फिर इलाहाबाद में। 4 याद हो जाएंगे। तो पहला कब हुआ? 1885 में हुआ, 85। उसके बाद फिर ये 86 में हुआ, यहाँ 87 में और यहाँ 88 में। पहला कौन था? WC बनर्जी। दूसरा दादा भाई नौरोजी। और तीसरे नंबर पर रहते हैं आपका 87 में बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे में नाम आ जाता है किसका? जॉर्ज यूले का। आंसर जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को 1976 शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो इसका नाम था 1976 में बनाएगी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत क्या किया गया? मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां जोड़ा गया? ये आपका
जोड़ा गया 4th ए में। किसमें जोड़ा गया? आर्टिकल भी बता देता हूँ, ये पार्ट था, पार्ट जोड़ा गया नया 4 के साथ ए जोड़ दिया, 4 ए जोड़ा गया पार्ट, और साथ साथ में आर्टिकल जोड़ा गया 51 ए, आर्टिकल नंबर 51 ए, जिसमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। उसके बाद फिर 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, और जिसके तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ दिया जाता है। तो आंसर क्या है? स्वर्ण सिंह कमेटी। अब यहां से कोट बलवंत राय और अशोक मेहता कमेटी दोनों पूछे जाते हैं, किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ये आपका 3 टियर गवर्नमेंट और अशोक मेहता कमेटी 2 टियर गवर्नमेंट। आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट, इसके बाद फिर कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हुक, लेकिन मृत कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? मृत कोशिका की खोज की। उसके बाद फिर आता है ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की थी। उसके बाद फिर एक नाम लिखा है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी? ये कोशिका नाभिक की खोज की थी। कोशिका के अंदर जो नाभिक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस की खोज की थी। तो आंसर रहेगा आपका सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसके बाद फिर सीडी का आकार क्या होता है? तो सीडी किस आकार में पाई जाती है? सर्कुलर पाई जाती है, वृत्ताकार पाई जाती है। इसका अगर व्यास पूछा जाए, सीडी इस तरह से दिखाई देती है आपको, इस तरह से सीडी दिखाई देती है, ये इस तरह से। अब इसका व्यास क्या है? ये आपका यहां से डायमीटर कितना होगा इसका? तो 12 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? डायमीटर 12 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए ये कितनी मोटी इसमें परत पाई जाती है, तो लगभग 1.2 mm की परत पाई जाती है। और जो सेंटर होल है, ये सेंटर होल लगभग कितने? 15 mm का सेंटर होल इसमें देखने को मिलता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका यहां से? सर्कुलर। अब इस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो क्या क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, और जो हमें इंद्रधनुष के रंगों में दिखाई देता है। नेक्स्ट, इसके पश्चात पहले कॉमनवेल्थ गेम कहां हुए थे? वेयर वर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड? तो पहले कॉमनवेल्थ गेम कहां होते? तो सबसे पहले हुए थे कहां? हैमिल्टन। हैमिल्टन कहां है? कनाडा। कनाडा हैमिल्टन में पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। अब इस बार कौन सा संस्करण होगा? 2026 में 23वां संस्करण होगा, और ये कहां होंगे कॉमनवेल्थ गेम? ग्लासगो में। भारत ने आज तक सिर्फ एक बार इसकी अध्यक्षता की है। कब की है? ये आपका 2010 में ये मेजबानी की थी एक बार। कब? ये आपका 2010 में। उसके बाद फिर यहां से इन्हें क्या कहा जाता है? जहां जहां पर ब्रिटिश एम्पायर रहा है, जिन जिन देशों में क्या हुआ है, जो ब्रिटिशर्स ने अपना राज किया है, कुछ साल किया हो, कुछ महीने किया हो, तो वहां पर उनके लिए कॉमनवेल्थ गेम किए जाते हैं। इसीलिए इस गेम को 1930 से 1950 तक क्या कहा गया? ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा गया। उसके बाद फिर अगर पूछा जाए भारत ने पहली बार कब भाग लिया था, तो 1934 में भारत ने पहली बार भाग लिया था। और पहला भारतीय मेडल 1934 में किसने जीता? तो रशीद अनवर ने कुश्ती में जीता था। कौन सा? रशीद अनवर ने कुश्ती में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित किए गए? अब एशियन गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन, तो एशियन गेम्स पहली बार न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए। कब किए गए? 1951 में आयोजित किए गए। इसमें कितने देश? 11 देशों के 489 एथलीट ने भाग लिया था, और भारत रहा था दूसरे नंबर पर। भारत के कितने पदक थे? 31 पदक थे, जिनमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 2 कांस्य पदक थे। उसके बाद भारत ने 1982 में दूसरी बार होस्ट किया इसे, और ये इस पर भारत कौन सा प्लेयर? भारत का 5वां स्थान रहा था, और इसमें 57 पदक भारत के कुल आए थे, जिनमें से 13 स्वर्ण, 19 रजत और 25 कांस्य हो जाते हैं। ठीक है भाई। अब बात आती है यहां से पूछता है, ये आपका जो पहली बार हुए थे, इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन रहा था? तो फर्स्ट पर रहा था जापान। फर्स्ट पर कौन रहा था? जापान टॉप पर रहा था। 20 स्वर्ण पदक के साथ जापान ने टॉप किया था। तो आंसर जाएगा यहां से ए, न्यू दिल्ली। तो आज क्या था? आज हमने यहां तक खत्म कर लिया है पूरा का पूरा, और ये जो करंट के क्वेश्चन है मैंने आज स्टार्टिंग में लगाए हैं आपके लिए। तो काफी आप सभी के लिए, जो आपका एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहा है, उनके लिए तो ये सीरीज काफ़ी अच्छी रही होगी। और मुझे लगता है कि बाकी अगर आप कहीं भी इस एग्ज़ाम देने जाएंगे, किसी और एग्ज़ाम में भी जाएंगे, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस सीरीज़ को मैं आज की क्लास को ख़त्म करने से पहले आप सभी से गुजारिश करता हूं, यही कहना चाहूँगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में हमारे प्रति जो भी आपके मन में भाव आए हैं इस सीरीज़ को लेकर, हमारी मेहनत को लेकर, और उसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखेंगे। आज के लिए, अब इस सीरीज़ के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही सीरीज़ आगे भी लेके आएंगे। जब भी आपके एग्जाम्स होंगे, जो भी आपको उचित लगेगा वो आप जरूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।